हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस क्लास में। बच्चों, माय नेम इज उज्ज्वला पुंज एंड टुडे आई एम हियर विद द सेकंड लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर फ्रीडम, यानी कि आज़ादी। तो हमें चाहिए आज़ादी, लेकिन आज़ादी की बात लास्ट क्लास में भी हल्की सी करी थी और ये समझा था कि भाई फुल फ्लेजेड आज़ादी तो मिलती नहीं है, कि कुछ भी करो। आर्बिट्री सेंस में फ्रीडम इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। फ्रीडम के ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स तो रहते ही हैं, और बच्चों वो कंस्ट्रेंट्स होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फ्रीडम काफ़ी गलत हो जाएगी। ऑलराइट, तो आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट द हार्म प्रिंसिपल। वी आर ऑल्सो गोना बी टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी, ओके। एंड उसी के साथ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी हम लोग बात करने वाले हैं और इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर देंगे। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, बस थोड़ा सा हमको समझना है और मैम की बातों पे ध्यान देना है, एंड देन एवरीथिंग यू विल बी एबल टू कैच एंड अंडरस्टैंड लाइक मैजिक, ओके। यू वॉन्ट फील कि कुछ भी मुश्किल है, कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि सब चीज़ें आसान आपको लगने लग जाएंगी। सो लेट अस मूव अहेड एंड लेट अस, ओके। सो दिस इज उज्ज्वला पुंज, हेयर ऑल्सो डबल, ठीक है। चलिए बच्चे लोग अब आगे चल लेते हैं और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं हार्म प्रिंसिपल को। फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट दी हार्म प्रिंसिपल। हार्म का मतलब क्या होता है? हार्म कर देना, अगर आप बोलो कि मेरे को किसी ने हार्म कर दिया है, किसी ने मुझे नुकसान पहुंचा दिया है, हानि पहुंचा दी है, कि मैं तो स्केटिंग करते करते गिर गया और मुझे लग गई चोट, हार्म है ना। किसी दिन क्या हुआ कि गरम बर्तन पे हाथ लग गया, हार्म हो गए हम लोग। बच्चों, ये उस हार्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हार्म प्रिंसिपल की बात हो रही है। तो ये जो प्रिंसिपल है ये बोलता क्या है, ये किस बारे में बात करता है, चलिए आगे चलकर देखते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल, तो बच्चों ये J.S. मिल है, बहुत ही बढ़िया इन्होंने बातें करी हैं। पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। और J.S. मिल बोलते हैं बच्चों, उनका एक ऐसे है, देखो उन्होंने बहुत बढ़िया सा ऐसे लिखा था ऑन लिबर्टी, जिसका नाम है कॉल्ड पॉलिटिकल थ्योरी द हार्म प्रिंसिपल, ठीक है। जिसको हार्म प्रिंसिपल, जिसने पॉलिटिकल थ्योरी को हार्म प्रिंसिपल बोला। अब देखो हार्म प्रिंसिपल का ऐसे है, इनका हार्म प्रिंसिपल का ऐसे है, और क्या बोलते हैं वो उसके अंदर दो तरीके के एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं। वो दो तरीके के एक्शंस बताते हैं। फर्स्ट एक्शन दैट ही टॉक्स अबाउट इज सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, एंड सेकंड एक्शंस दैट ही टॉक्स अबाउट इज अदर रिगार्डिंग एक्शंस, ओके। सो टू टाइप ऑफ एक्शंस आर व्हाट हमारे J.S. मिल इज टॉकिंग अबाउट। वन इज सेल्फ रिगार्डिंग, दी सेकंड वन इज अदर रिगार्डिंग एक्शंस। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस क्या होते हैं? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस यानी कि बच्चों जो सिर्फ आपसे कंसर्न है और किसी चीज की परवाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो आपसे कंसर्न्ड एक्शंस हैं, दोज आर सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या करा, बहुत बढ़िया, मैंने ये डेटोल का स्प्रे लिया बच्चों, और इस डेटोल के स्प्रे को मैंने छड़क कर अपनी आंखों में ऐसा डाल लिया। क्यों भाई? मैं कह रही हूँ मुझे अपनी आंखें सैनिटाइज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्शन जो है एक सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है। इससे जो फर्क पड़ेगा वो मुझे पड़ेगा, मेरी हो सकता है आंखें अंधी हो जाएं, सैनिटाइज तो हो ना हो पता नहीं, लेकिन हो सकता है मैं अंधी हो जाऊं, उसके बाद ऐसे ब्लैक मूवी में रानी मुखर्जी की तरह चलने लगूं। लेकिन बच्चों एक दूसरी चीज है विच आर अदर रिगार्डिंग एक्शंस। जब आपके हाथ में स्प्रे हो और आप क्या करते हो, आप अपने किसी दोस्त की आंखों में छिड़क देते हो, करना मत, ठीक है, मैं पहले ही बता रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल है ये, ठीक है। आप अपने किसी दोस्त की आंखों में छिड़क देते हो, यहाँ पे क्या हुआ, आपने तो स्प्रे, फ्रीडम है यार, स्प्रे में कहीं भी छिड़कूं, किसी के मुंह पे जाके छिड़क दूं, नहीं, नॉट फेयर, ओके, दिस इज नॉट एट ऑल फेयर। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस जो है बच्चों, ऐसे एक्शंस होते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि रिजल्ट्स का सामना सिर्फ आपको करना है। ओनली द पर्सन हैज टू फेस दोज कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने अपनी आंख में छिड़का, अब सेल्फ रिगार्डिंग है भाई, किसी और को फर्क नहीं पड़ना चाहिए उस चीज से, मैंने अपने आप को हानि पहुंचाई है, ठीक है। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अदर रिगार्डिंग एक्शंस, मैंने किसी दूसरे की आंख में छिड़क दिया, दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर सिनेरियो के जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि बच्चों जो रिजल्ट्स होंगे वो सिर्फ मेरे लिए नहीं होंगे, वो दूसरों पर पड़ेंगे, वो दूसरों के लिए होने वाले हैं, ओके। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग। नाउ
self regarding actions that have consequences for only the individual and not anyone else, and other regarding actions जिनके consequences दूसरों के लिए भी हैं. All right, now let us move ahead. यहाँ पर मैं देखती हूँ चल के. He argues that with respect to actions or choices that affect only one's self-regarding actions, the state or any other external authority has no business to interfere. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि जब उन्होंने बच्चों ही डिस्टिंग्विश ही इसलिए करा था दो एक्शंस को, ताकि वो ये बता सके कि जब सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस की बात आती है तो यहाँ पर किसी भी लीगल अथॉरिटी को या लीगली उस चीज पे एक्शन लेने की स्टेट को, गवर्नमेंट को जरूरत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो वो बोलते हैं ही आर्ग्यूज दैट विद रिस्पेक्ट टू एक्शंस और चॉइसेस, सिर्फ एक इंसान को अगर वो इम्पैक्ट कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, तो स्टेट का कोई बिजनेस नहीं है उस चीज में इंटरफेयर करने का, उस चीज में दखलंदाजी देने का. The government or the state doesn't have to do anything about it. Okay? It only concerns the individual. किसी और को फर्क नहीं पड़ रहा है उस एक्शन का, तो यहाँ पे कोई लीगल एक्शन गवर्नमेंट द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए. और इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम अदर रिगार्डिंग एक्शंस की बात करें कि अगर आप अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल करके दूसरों को हानि पहुंचा रहे हो, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो वहां पर ऑब्वियसली द गवर्नमेंट हैज टू टेक सम एक्शन. Okay, it may cause harm to others and therefore it needs external interference. सिंपल सी बात यह है कि जेएस मिल ने अपने हार्म प्रिंसिपल में बच्चों चीजों को क्लासिफाई करा है सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग. सेल्फ रिगार्डिंग का मतलब है द एक्शंस दैट यू टेक विच ओनली कंसर्न योरसेल्फ, मतलब जो सिर्फ आपके लिए कॉन्सिक्वेंस पैदा करते हैं. एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस का मतलब है द स्टेप्स और द एक्शंस दैट यू परफॉर्म विच हैव अ कॉन्सिक्वेंस फॉर द अदर पीपल. तो यहाँ पे सिंपली डिफरेंस ये है कि सेल्फ रिगार्डिंग में कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे इंसान को दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है. बट अदर रिगार्डिंग में जरूरत है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की, क्योंकि वहां पे एक इंसान दूसरे की फ्रीडम को हानि पहुंचा रहा है. ओके, चलो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है. लेट अस मूव अहेड, आगे देखते हैं. नाउ so in this case the state which can constrain a person from acting in a way that causes harm to someone else, तो अगर दूसरे को हार्म हो रहा है तो वहां पर सरकार जो है आपको रोक सकती है फ्रॉम डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्शन. बच्चों आप सोच रहे होगे कि गवर्नमेंट को स्टेट क्यों बोला जाता है ना? स्टेट इसलिए बोला जाता है बिकॉज देखिए गवर्नमेंट जब हम बोलते हैं वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को हम रेफर करते हैं या ग्रुप ऑफ पार्टीज को. बट स्टेट जब आप रेफर करते हो ना, तो चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, उस इंस्टीट्यूशन की बात होती है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन की बात होती है रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी. ओके, सो स्टेट जो है वो किसी एक इंसान पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, कुछ बाधाएं लगा सकता है कि आप इस पर्टिकुलर तरीके से एक्ट नहीं कर सकते हो, दूसरे इंसान को हार्म नहीं कर सकते हो. ओके, फ्रीडम इज एट द कोर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. It is so crucial for a dignified human life that it should only be constrained in special circumstances. Freedom जो है बच्चों सिर्फ और सिर्फ जब उसकी जरूरत है, सिर्फ तभी कंस्ट्रेन की जानी चाहिए, बेफालतू में नहीं, है ना? अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि माइनर हार्म, अब माइनर और मेजर हार्म की भी बात करेंगे. वो अब बोलेंगे कि देखो ओनली सोशल डिसअप्रूवल नॉट द फोर्स ऑफ लॉ. माइनर हार्म की बात हो रही है. क्या करा आपने होली पे किसी के दूसरे के ऊपर गुब्बारा फोड़ दिया, दूसरा कह रहा है तुमने मेरे को हार्म पहुंचाया, नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो एक माइनर हार्म है यार, त्योहार है, नुकसान क्या हो गया आपका, ऐसा गुब्बारा ही तो फूटा है आपके ऊपर. ठीक है, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट आके अरेस्ट कर लेगी आपको कि आओ तुमने गुब्बारा फोड़ दिया है, आओ चलो हमारे साथ जेल में चल के बंद हो जाओ. ठीक है, सो इट्स अ माइनर हार्म. इस माइनर हार्म में सिर्फ सोशल डिसअप्रूवल जरूरी है. अगर मैंने किसी को स्प्रे भी मार दिया तो वो भी एक माइनर हार्म है. बच्चों अगर उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे की आंखें अंधी हो गई हैं, हल्का सा अगर उन्हें लगा कि ये क्या हो गया, फिर उन्होंने आंखें पोंछ ली, साफ हो गई, ठीक हो गए, वो एक माइनर हार्म है. ठीक है, कि किसी से मतलब उनको उस टाइम लगा कि नुकसान पहुंचा है, बट इट्स नॉट अ बिग लॉस दैट दे हैव फेस्ड बिकॉज ऑफ दैट एक्शन. मैंने क्या करा, मैंने अपने घर में बहुत लाउड म्यूजिक प्ले कर लिया जिसकी वजह से मेरे नेबर्स गुस्सा हो गए हैं. अब वो ऑब्वियसली हार्म कॉज हो रहा है, उनकी नींद खराब हो रही है, बट इट्स अ माइनर हार्म. उसमें सारे लोग मिलकर बोल सकते हैं, उस इंसान को हड़का सकते हैं कि भाई देखो अगली बार से मत करना, नहीं तो हम तुम्हारे आके घर पे ना तुम्हारा म्यूजिक सिस्टम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ऐसी धमकी वमकी दे सकते हैं. तो एक सोसाइटी के डिसअप्रूवल की जरूरत है, पर उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम एक लॉ बनाएंगे कि नहीं
नो वन विल प्ले, नहीं तो सरकार अरेस्ट करके ले जाएगी। मतलब उसके लिए सोसाइटल डिसअप्रूवल ही काफी है, उसके लिए फोर्स ऑफ लॉ की जरूरत नहीं है, अगर एक माइनर हार्म की हम लोग बात कर रहे हैं तो। ठीक है, ओके। उसी के साथ people should be ready to tolerate different ways of life, different points of view, the different interests, so long as they do not cause harm to others। तो यहाँ पे टॉलरेंस की बात आती है, बहुत ही बड़ी टॉलरेंस की जरूरत सभी लोगों को है। You should tolerate all these sentiments that are going around in your society, because उस टॉलरेंस के चक्कर में यहाँ पर बोला जाता है बच्चों की टॉलरेंस नहीं होगी तो फिर क्या होगा, समझ में आ रही है बात? तो टॉलरेंस इज वेरी वेरी नेसेसरी। पीपल शुड बी रेडी टू टॉलरेट डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ। अलग अलग, आपको ये पता होना चाहिए कि यार मैं अलग हूँ तो मेरे आसपास जो लोग रह रहे हैं वो भी मुझसे अलग हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं, सबकी सोच अलग है मुझसे, है ना? तो टॉलरेंट होना चाहिए, डिफरेंट इंटरेस्ट है, ठीक है। ये नहीं कि झगड़ा करने लग जाना है सबसे, कि कोई किसी ने मेरे खिलाफ बोल दिया तो आओ आ जाओ तेरे को तो चांटे मारूंगी मैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी ऑलवेज you should always have tolerance for the other people who are living in the society. That is the individual to the society relationship जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। Quite simple, very easy. Till the time आपको उस चीज से नुकसान नहीं हो रहा है, कोई कह रहा है कि मेरा धर्म अच्छा है, आप कह रहे हो मेरा धर्म अच्छा है, ठीक है, तो क्या हो गया, टॉलरेट करो यार। उनके हिसाब से उनका धर्म अच्छा है, आपके हिसाब से आपका धर्म अच्छा है। थिंकिंग आपकी खुली होनी चाहिए, एक ओपन माइंड होना चाहिए। यू शुड टॉलरेट ऑल काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट्स इन दी सोसाइटी, but such tolerance need not be extended to views and actions which may put other people in danger or form hatred against them। अब बच्चों, कोई इंसान क्या करता है कि अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करने के लिए अपनी ओपिनियन और एक्सप्रेशन से क्या करता है, आता है माइक में एक भाषण देता है जिसके जरिए वो लोगों के ओपिनियंस को एक तरीके से मोल्ड कर रहा है कि आप, और हेटरेड फैला रहा है, हेट स्पीच दे रहा है कि मैं जो है जाती हूँ माइक में बोलने लगती हूँ और बहुत से लोगों की ओपिनियन को मैं शेप अप कर रही हूँ, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ मैं हेट स्पीच दे रही हूँ और उसके खिलाफ सारे के सारे लोगों को भड़का रही हूँ, तो वो एक गलत है। भड़काऊ भाषण देना और ये सब करना, वो सब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। रीजनेबल चीजों पर हम टॉलरेट कर सकते हैं कि आप जो है, आप किसी दूसरे की ओपिनियन आपसे अलग हो सकती है, किसी दूसरे की भाषा अलग हो सकती है, धर्म अलग हो सकता है, रहन सहन का तरीका अलग हो सकता है, जो वो लाइफ में करना चाहे वो अलग हो सकता है। किसी को टिकटॉक बनाना पसंद है, किसी को रील्स बनाना पसंद है, किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आपको इन चीज़ों को टॉलरेट करना है। लेकिन वो टॉलरेंस भी तब तक रहेगी जब तक वो एक्सट्रीम सेंस में ना चली जाए। तो हर चीज़ जब तक माइनर है उसको टॉलरेट करो, एक्सट्रीम सेंस वाली चीज़ें तो गलत हैं ही, ठीक है? तो ये तो बात हमको पता है, होनी चाहिए, है भी। यहाँ पे देखिए, in the constitutional discussions in India, the term used for such justifiable constraints is reasonable restrictions. Reasonable restrictions. Reasonable restrictions का क्या मतलब है? जो पाबंदियां आप पर लगाई गई हैं लेकिन जो reasonable हैं। बच्चों, यहाँ पे मेंशन किया गया है जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी, तब जब कंस्ट्रेंट्स लगाए जाने थे फ्रीडम के ऊपर कि हाँ राइट टू फ्रीडम होगा, लेकिन राइट टू फ्रीडम के ऊपर कुछ रुकावटें भी होंगी, लेकिन वो रुकावटें ऐसी होनी चाहिए कि वो कहीं से आपके राइट टू फ्रीडम को दबा भी नहीं रही हैं और बहुत ज्यादा आपको दे भी नहीं रही हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होनी चाहिए। कि आपने बोला कि रेड लाइट आएगी तो रुकना होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये सब करना होगा, ठीक है? ये नहीं कर सकते हो ड्रिंक एंड ड्राइव करो तो भाई ये तो मैं कर रही हूँ ना, इससे ये तो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, मैं पी कर चला रही हूँ ना गाड़ी, तो क्या हो गया, ठीक है? हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए, बट वो तो आपके लिए, मेरे लिए होगा ना वो तो, पर हो सकता है कि आप उस गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी को ठोक दो, या आपके साथ लोग बैठे हो, आप उनकी जान चली जाए आपके चक्कर में, ठीक है, आपके ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर में। तो यहाँ पर बच्चों इसी वजह से बोला जाता है कि आपकी राइट टू फ्रीडम के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, यानी कि ऐसी रुकावटें, ऐसी बाधाएं लगाई गई हैं जो कि मान्य हैं, जो कि जरूरी हैं, जो कि जस्टिफाइबल हैं। दीज आर जस्ट, ऑलराइट। नेक्स्ट, These restrictions may be there but they must be reasonable. ये restrictions होंगी लेकिन ये restrictions reasonable होनी चाहिए, that is capable of being defended by reason, not excessive, not out of proportion to the action being restricted, since then it would
impinge on the general condition of freedom in society. तो बोला जा रहा है कि ये reasonable restrictions होनी चाहिए, यानी कि जिसको हम सब एग्री करेंगे यार कि this particular thing is wrong. अपने राइट टू फ्रीडम को एक्सरसाइज करने के चक्कर में ये गलती मत कर बैठना, उसको हम सब एग्री करेंगे, दैट इज व्हाई इट्स रीजनेबल. ठीक है, तो इनको हम रीजन देकर, तर्क देकर डिफेंड कर सकते हो. ऐसी रिस्ट्रिक्शंस, ज्यादा नहीं, ना ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन. ठीक है, रीजनेबल. ओके, जैसे कि आपकी मम्मी आपको बोलती हैं कि आप जो है इतनी देर तक घर से बाहर मत रहो, हाँ, तो आपको भी समझ में आती है कि हाँ यार ज्यादा लेट हो जाएगा ये, तो वो हल्की सी बात रीजनेबल लगती है. ठीक है, कितनी ज्यादा लेट को, रात बहुत हो जाती है, सड़क सुनसान हो जाती है, हाँ इस टाइम पे बाहर नहीं रहना चाहिए, तो दैट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. ओके, वैसे ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं. अब जरा हम आ जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए. बच्चे लोग, नेगेटिव लिबर्टी, थम्स डाउन, पहले उन्होंने कर दिया थम्स डाउन. नेगेटिव का मतलब होता है एक तरीके से नकारात्मक रूप की आजादी की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, है ना. अब नकारात्मक का मतलब क्या है, देखो, नेगेटिव लिबर्टी seeks to defend, defend an area in which the individual would be inviolable, in which he or she could do, be or become whatever he or she wished to do, be or become. यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि नेगेटिव लिबर्टी एक तरीके से एक एरिया को डिफाइन करती है, एक एरिया को डिफेंड करती है जो कि इनवायलेबल है. बच्चों सिंपल सा, यहाँ पर ना आपको इतना ज्यादा टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है. नेगेटिव लिबर्टी को नेगेटिव बोला गया है बिकॉज वो बोलती है कि लिबर्टी जो इंसान के पास होनी चाहिए ना, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट. कोई भी रुकावट आपकी लिबर्टी के ऊपर लगी ही नहीं होनी चाहिए. ये अंडरस्टैंडिंग है नेगेटिव लिबर्टी की. नेगेटिव लिबर्टी मानती है कि एक इंसान जो करना चाहे ना उसको वो करने दो, उसको उस चीज की आजादी दो, तब जाके फ्रीडम कहलाई जाएगी वो चीज. तो ये बोलते हैं कि एक एरिया होना चाहिए इंडिविजुअल का विच इज इनवायलेबल. इनवायलेबल यानी कि वहां पर वो इंडिविजुअल कुछ भी कर सके, वहां पे कोई एक दायरा होना चाहिए मेरी फ्रीडम का जहां पर मैं कुछ भी कर सकूं, वहां पे मेरे पास कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई लिमिटेशन ना हो. ठीक है, डू, बी और बिकम, जहां पर उस दायरे में मैं वो कर सकूं, वो बन सकूं, जो मैं बनना चाहती हूं और जो भी मैं करना चाहती हूं वो कर सकूं. ठीक है, ओके, आगे देखो. दिस इज एन एरिया इन विच नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर. इट इज अ मिनिमम एरिया that is sacred and in which whatever the individual does is not to be interfered with. मतलब मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ये बहुत बड़ी सोसाइटी है, मैं बोल रही हूँ कि ये मेरे इंडिविजुअल का एक दायरा है, इस दायरे में मैं जो भी वो करना चाहूँ, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करूँ, जो भी मैं बनना चाहती हूँ उसके लिए जो चीज जरूरी है मैं वो करूंगी. ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी व्यक्ति इंटरफेयर नहीं करेगा, दखलंदाजी नहीं देगा. यहाँ पर मैं कुछ भी करूंगी, यहाँ की क्वीन, यहाँ का राजा मैं ही बन जाऊंगी. ठीक है, ऑल राइट, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा. तो ये अंडरस्टैंडिंग है नेगेटिव लिबर्टी की. लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो, द नेगेटिव लिबर्टी ट्रेडिशन आर्ग्यूज फॉर एन इनवायलेबल एरिया ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन विच द इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ इफ द एरिया इज टू स्मॉल देन ह्यूमन डिग्निटी गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड एंड इट इज कंसर्न्ड विद एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम. तो ये बोलते हैं कि हमें फ्रीडम फ्रॉम दिस, फ्रीडम फ्रॉम दैट, ऐसे डिफाइन करते हैं लिबर्टी को कि वी वांट फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, वी वांट फ्रीडम फ्रॉम दिस, मतलब हमें इनके चंगुल से छोड़ना है, इससे छोड़ना है, उससे छोड़ना है. उस तरीके से ये लोग फ्रीडम को डिफाइन करते हैं जो नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं. और ये चीज बताती है कि एक इंडिविजुअल का एक दायरा होना चाहिए, उस दायरे में वो इंडिविजुअल जो कुछ भी करना चाहे वो करने उसको देना चाहिए. और अगर वहां पर कोई दखल अंदाजी करता है उस दायरे में, तो फिर उसका मतलब ये है कि आप एक तरीके से उस इंडिविजुअल की फ्रीडम को छीन रहे हो. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं. पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइज करता है कि वन कैन बी फ्री ओनली इन अ सोसाइटी, नॉट आउटसाइडर. अब बच्चों पॉजिटिव लिबर्टी एक तरीके से बहुत ही पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग है, तो इसको पूरा का पूरा देख लेते हैं. ठीक है, देखो मैं बताती हूँ आपको. पॉजिटिव लिबर्टी बिल्कुल उल्टा बोलता है. अब नेगेटिव लिबर्टी का ड्रॉबैक या कमी ये है कि नेगेटिव लिबर्टी ये तो बोलती है कि एक दायरा होना चाहिए, बट ये डिफाइन नहीं करती कि वो दायरा कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, ये तो हमको बताती ही नहीं है. तो हमको सिर्फ लगता है कि हाँ दायरा है, कितना बड़ा है, क्या वो दायरा किसी दूसरे के दायरे में तो नहीं घुस रहा.
नहीं बताती है ना, और एक एब्सोल्यूट सेंस में फ्रीडम को एक्सरसाइज करने की बात करती है, विच इज रॉन्ग। बट पॉजिटिव लिबर्टी ऐसा नहीं बोलती है। पॉजिटिव लिबर्टी बच्चों बात करती है फ्रीडम टू, तो फ्रीडम टू डू दिस, फ्रीडम टू डू दैट, फ्रीडम टू डू दैट, ठीक है। ऐसे नहीं बोलती कि एब्सोल्यूट सेंस में फ्रीडम चाहिए। अब देखो, पॉजिटिव लिबर्टी रिकॉग्नाइज करती है कि एक इंसान अकेले नहीं बल्कि एक सोसाइटी का हिस्सा रहकर ही फ्री हो सकता है। एक पूरा समाज है जिसमें आप हो, आपके साथ साथ और भी लोग हैं, और उस समाज के अंतर्गत रहकर उस समाज का एक हिस्सा बनकर ही आप फ्री हो सकते हो। Hence tries to make that society such that, hence इस वजह से वो ट्राई करते हैं कि एक सोसाइटी इस तरीके से बन सके कि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो, इंडिविजुअल जो है और ज्यादा विकसित हो। Whereas negative liberty is only concerned with the inviolable area of non-interference and not with the conditions in a society। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेगेटिव लिबर्टी ये बोलती थी कि इंडिविजुअल ना मतलब ऐसे अकेला रहे और उसकी बस फ्रीडम ही फ्रीडम हो उसके पास। बट पॉजिटिव लिबर्टी ये बोलती है कि इंडिविजुअल सोसाइटी के साथ जब रहेगा तब जाकर उसकी असली फ्रीडम उसको मिल पाएगी, तब जाकर वो फ्रीडम को एक अच्छे सेंस में एक्सरसाइज कर सकता है, नॉट आउटसाइड इट। सोसाइटी के बाहर जाके फ्रीडम को एक्सरसाइज नहीं करोगे, बल्कि सोसाइटी के अंदर रहकर ही आप फ्रीडम को एक्सरसाइज करोगे। और इसी वजह से ये बोलता है कि सोसाइटी को इस तरीके से बनाया जाए या सोसाइटी के अंदर इस तरीके से फ्रीडम को बांटा जाए ताकि हर इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो सके, पोटेंशियल अपना रियलाइज कर सके हर इंडिविजुअल, उसको वो फ्रीडम मिले। पॉजिटिव लिबर्टी concerned with looking at the conditions, nature of relationship between the individual and society, improving these conditions, ठीक है, fewer constraints to the development of the individual personality। बच्चों नेगेटिव लिबर्टी was only concerned, was a little selfish understanding, वो सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात करता है एब्सोल्यूट फ्रीडम के बारे में। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी ना ऐसा एक बहुत लिमिटेड सी थिंकिंग नहीं रखता है। पॉजिटिव लिबर्टी बोलता है कि एक सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल जो है उसके अंदर भी ग्रो करेगा, ठीक है, और ग्रो कैसे करेगा, उसकी ग्रो करने के लिए आपको जितनी फ्रीडम चाहिए वो प्रोवाइड करो। कि मैं अगर एक समाज में रह रही हूं तो मेरे को इतनी आजादी हो कि जो मैं करना चाहती हूँ उस चीज की मुझे फ्रीडम रहे, जिससे कि मैं अपने आप को डेवलप करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। मर्डर करके, चोरी करके तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, है ना। तो जो भी चीजें मेरी एक पॉजिटिव ग्रोथ के लिए मुझे और एक बेहतर इंसान बनाने के लिए जो चाहिए वो सारी की सारी फ्रीडम मेरे को मिल सके। तो यहाँ पे वही बात होती है कि उस सोसाइटी के अंदर ही ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड कर दी जाए ताकि वो इंडिविजुअल जो है उस सोसाइटी के अंदर ही अपने आप को डेवलप कर सके। द इंडिविजुअल टू डेवलप हिज और हर कैपेबिलिटी मस्ट गेट द बेनिफिट ऑफ एनेबलिंग पॉजिटिव कंडीशंस इन मटेरियल, पॉलिटिकल एंड सोशल डोमेन्स। तो इंडिविजुअल जो है अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए पॉजिटिव कंडीशंस चाहिए उसको मटेरियल, पॉलिटिकल एंड सोशल डोमेन्स में, मतलब हर चीज में। उसी के साथ साथ पॉजिटिव लिबर्टी कंसर्न विद एक्सप्लेनिंग द आइडिया ऑफ फ्रीडम टू, तो हमें फ्रीडम टू डू दिस, फ्रीडम टू परस्यू आवर पैशन, फ्रीडम टू गेट द राइट टू अपॉर्चुनिटी, तो ये सारी हमको फ्रीडम चाहिए, ठीक है। तो इस फ्रीडम टू के बारे में बात करता है, याद रखिएगा वो फ्रीडम फ्रॉम बात करता था, फ्रीडम फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रीडम फ्रॉम पेरेंट्स, है ना। ये फ्रीडम टू की बात करता है कि ये करने की इजाजत दो, आजादी दो। Generally, they both go together, support each other, but it can happen that tyrants justify their rule by invoking arguments of positive liberty। बच्चों वैसे तो generally they both go together, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव गो टुगेदर, बट कभी कभी जो टायरेंट्स होते हैं, जो एक तरीके से बच्चों जो डिक्टेटर्स वगैरह टाइप के लोग होते हैं, वो पॉजिटिव लिबर्टी का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडिविजुअल्स। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, विच इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन व्यक्त करने का, व्यक्त करने की आजादी, व्यक्त करने का नहीं, व्यक्त करने की आजादी। अब यहाँ पे बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात हम पढ़ेंगे। Some years ago, दीपा मेहता कौन है? दीपा मेहता एक फिल्म मेकर है। She wanted to make a film about widows in वाराणसी। तो वाराणसी के अंदर जो विडोज है बच्चों, जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, उन विडोज के ऊपर एक मूवी बनाना चाहती थी दीपा मेहता। It sought to explore the plight of widows। तो किस बुरी कंडीशन में, किन बुरे हालातों में उन विडोज को रहना पड़ता है,
उनकी उन दिक्कतों के बारे में बताना चाहती थी और स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट फ्रॉम अ सेक्शन, ओके, बट हुआ क्या, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट फ्रॉम अ सेक्शन ऑफ द पॉलिटी who felt that it would show India in a very bad light, who felt that it was being made to cater to foreign audiences, who felt it would bring a bad name to the ancient town. लेकिन बहुत से लोगों ने इसका प्रोटेस्ट करा, उनको मूवी नहीं बनाने दी। उन्होंने ये बोला पॉलिटिकल सेक्शंस ने कि हो सकता है कि आपकी जो ये चीज़ होगी इससे ना एक बहुत बुरे तरीके से दर्शाया जाएगा महिलाओं को, बहुत बुरे तरीके से दर्शाया जाएगा भारत को इंटरनेशनली अगर जो लोग देखेंगे। उसी के साथ उनको ये भी लगा कि जो एंशियंट टाउन है जहाँ पर ये विडोज रहती हैं उसका नाम खराब हो जाएगा, फॉरेन ऑडियंसेस सोचेंगे कि इंडिया बहुत बैकवर्ड कंट्री है, वहाँ पे ये सब भी होता है। एंड इसी वजह से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वी वोंट लेट यू मेक दिस, एंड एज अ रिजल्ट इट कुड नॉट बी मेड इन वाराणसी। सो एज अ रिजल्ट वाराणसी में नहीं बनाने दी गई इनको ये मूवी। इट वॉज सब्सिक्वेंटली मेड एल्सवेयर, फिर कहीं और बना दी गई। चलो, सिमिलरली द बुक रामायण retold by Aubrey Menon and the satanic verses by Salman Rushdie were banned after protests from some sections of the society. तो यहाँ पे बच्चों बोला जा रहा है कि ये जो बुक रामायण है जो कि फिर से एक बारी ऑब्रे मेनन ने बताई थी, और सैटनिक वर्सेस जो कि सलमान रश्दी द्वारा लिखी है, उनको बैन कर दिया गया था आफ्टर सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कुछ लोगों ने इतना प्रोटेस्ट करा, बैन ही कर दिया उसको। द फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट एंड प्ले मी मथुराम बोल्टे वर ऑल्सो बैंड आफ्टर प्रोटेस्ट। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जब कुछ फिल्में, कुछ किताबें, उनको बैन कर दिया जाता है लोगों द्वारा, बिकॉज लोग बोलते हैं कि दिस इज हर्टिंग आवर सेंटिमेंट, तो इसको बैन लगा दो। तो बच्चों, बैन लगना एक तरीके से किसी चीज पर, कि आप किसी ने बुक लिखी, आपने उसको छपने नहीं दिया, तो कोई मूवी बनाना चाहता था, आपने वो मूवी बनने नहीं दी। तो ये जो बैन लगाने वाली बात होती है ना, बैन लगाने वाली बात एक तरीके से इट इज टेकिंग अवे द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम अस। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को हमसे दूर लेकर जा रही है। कौन सी चीज? यही वाली चीज, बैन लगना। तो इस बैन लगने की बजाय मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? इस बैन लगने की बजाय बच्चों हमें सेंसर करना चाहिए। तभी आप देखो हमारे देश में एक सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड है जो कि क्या करता है, जो ये देखता है कि कौन सी चीज जानी चाहिए, कौन सी चीज नहीं जानी चाहिए, सेंसर करता है चीजों को, है ना। बैन लगाना तो भाई आपने एकदम से फ्रीडम सारी छीन ली, कुछ भी नहीं प्रिंट होने दिया, कुछ भी नहीं छपने दिया, सब खत्म। सेंसर करने में क्या करते हो, आप किसी चीज का एक पार्ट, जैसे एक हिस्सा है, एक किताब है, उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत गलत लगी कि नहीं ये वाली जो चीज है ना काफी ऑफेंसिव है लोगों की तरफ, या कोई चीज रियलिटी में उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करी, तो आप वो मतलब पोर्शन हटा दो, ठीक है, उसको हटा दो। इंस्टेड ऑफ बैनिंग द होल बुक, उसके कुछ कुछ पोर्शंस हटा दो, तो ठीक है ना। मूवीज का भी तो एक सेंसर बोर्ड होता है ना। तो सेंसरशिप ना एक तरीके से अगर ग्रेटर गुड के लिए हो, कि आपको लगे कि इस चीज से हल्ला गुल्ला हो सकता है, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं, या दिस इज नॉट समथिंग दैट पीपल शुड वॉच और रीड, सॉरी, देन इन दैट केस सेंसरशिप इज राइट। एक तरीके से वो आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बचा ही तो रहा है। बट अगर आप बैन ही कर दो किसी चीज को, तो वो तो पक्का आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर चला गया। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये मतलब भी नहीं होता है कि हम लोग हेट स्पीच वगैरह करनी शुरू कर दें, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो काफी डीप मीनिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, बहुत से पॉलिटिकल फिलोसफर्स भी बात करते हैं, तो इस चीज पे गौर फरमाने की जरूरत है। बट आज की क्लास के लिए इतना ही बच्चों। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर द डीपर मीनिंग ऑफ फ्रीडम। ऐसे ही बहुत सारे थीम्स हम लोग इस बुक के अंदर पढ़ते रहेंगे। डू लेट मी नो कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था कि आप लोगों के लिए फ्रीडम की अंडरस्टैंडिंग क्या है। सो डू लेट मी नो बच्चों कि आपके हिसाब से मतलब एक एग्जाम्पल देना सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग एक्शंस का, ठीक है। एक एग्जाम्पल दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन अबाउट सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस। आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।